नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जय जय एकेडमी में। और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता नामक जो फर्स्ट चैप्टर है ना हिस्ट्री का, उस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं जो बिहार बोर्ड 2026 के बोर्ड के एग्जाम में पूछने वाला है, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम एकत्र करके यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, ताकि उसमें से जितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर से सिंधु घाटी सभ्यता है, उन सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। मेरे साथियों, इस चैप्टर पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पे उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो पहले वीडियो, पिछले वाले वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन को क्लियर कर पाया था, अब बाकी ये क्वेश्चन बच गए थे, वो क्वेश्चन इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। यानी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर हम 51 से लेकर के 100 तक आज क्लियर करेंगे। तो ये इसमें आपका ये हमारा इस सिंधु घाटी सभ्यता नामक जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इससे हमारा ये आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो नहीं देखा है वो जाकर के इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर के वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जोड़ा गया है। इसलिए आपको अगर 2026 में 12th का एग्जाम देना है तो ये सबसे जरूरी वीडियो है। आप इस वीडियो का स्किप मत करिएगा, एकदम वीडियो को नजर बनाए, एकदम देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को आप याद करते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाला है उसको ये वीडियो मिल जाए और वो भी अपना प्रिपरेशन बढ़िया से कर पाए, ताकि वो बोर्ड के एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके पास हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका वो सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर हो गया और इसमें हमने पिछले 50 नंबर तक का क्वेश्चन क्लियर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीधे 51 नंबर से। और 51 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या किया गया है। कह रहा है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड वहीं जहां पे हवन वगैरह होता है, सनातन परंपरा में जहां पे जिस कुंड में हवन वगैरह होता है ना, उसे क्या कहता है, अग्निकुंड। जहां पे यज्ञ होता है तो हवन करवाया जाता है, तो उस अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल से, राखीगढ़ी से, इनमें से कौन। तो आप बतलाइए कि इनमें से इसका आंसर कौन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा बी, कालीबंगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका सही आंसर है। जो अग्निकुंड है इसका साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिला था, तो वो मिला था मोहनजोदड़ो से। समझ आ रही है, कहां से, सॉरी कालीबंगा से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम समय ना गवाते हुए सीधे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपतिनाथ की मोहर कहां से प्राप्त हुआ था। पशुपतिनाथ की मोहर, यानी पशुपतिनाथ मतलब वो भगवान शिव के जो चित्र है ना, इनको वहां पे पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उनका जो चित्र है ना, यानी उनका जो मोहर है, वो मोहर कहां से प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आपका ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, इनमें से कहां से। तो आपका आंसर इसका जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था ना, वो कौन था, मोहनजोदड़ो। और उसी नगर से पशुपतिनाथ के मोहर का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। समझ में आ रही है। तो पशुपतिनाथ के मोहर का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि पशुपतिनाथ के मोहर पर किस जानवर का चित्र नहीं था। यानी देखिए, पशुपतिनाथ जो है ना, इनके मोहर जो था उस पे बहुत सारे जानवरों का चित्र था, लेकिन इनमें से जो मतलब ये पूछा गया है कि पशुपतिनाथ के मोहर पर किस जानवर का चित्र नहीं था, तो उसका ऑप्शन दिया गया है सिंह का, हाथी का, सांड का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना, ये सोचने वाली बात है कि पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव का जो वाहन होता है ना, जो सवारी होता है, वो क्या होता है, वो सांड होता है, ये बसहा बैल जिसे बोला जाता है, बैल, तो वो होते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर मिली है ना,
जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उसमें जो पशुपतिनाथ के मोहर मिला है उस मोहर पर सांड का चित्र नहीं था। समझ में आ रही है? उस मोहर पर किसका चित्र नहीं था? सांड का। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि पशुपतिनाथ के मोहर पर किस जानवर का चित्र नहीं था, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी किस जानवर का चित्र नहीं था, तो सांड का। समझ में आई मेरे साथियों? चलिए समय ना गवाते हुए सीधे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता थी मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, अज्ञात है, इनमें से कोई नहीं। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था ना वो किस प्रकार का था, मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, या उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है ना उस समय की जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता वो थी मातृसत्तात्मक, यानी समाज में किसको प्रधानता दी जाती थी? स्त्रियों को। अच्छा, इतिहासकारों ने इस बात का पता कैसे लगाया या इस बात को कैसे कह दिया कि ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी? तो देखिए, समाज में जिस चीज की प्रधानता होती है ना, जिस चीज की प्रमुखता होती है, उस चीज का साक्ष्य बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे आज के समय में अगर समाज में हम ज्यादातर चीजों का साक्ष्य खोजें तो देखिएगा कहीं पे भवन मिलेगा तो भवन के ऊपर जो उस घर का मुखिया होता है ना, पुरुष व्यक्ति, उसका नाम लिखा होता है। समझ में आ रही है? या कहीं पे कोई चित्र बनाया था या मूर्ति बनाई जाती है ना, तो पुरुष का मूर्ति बहुत ज्यादा मिलती है। समझ में आ रही है? तो क्यों, ये किस बात को दर्शाता है कि इस समाज में जो वर्तमान समाज है ना, हम लोग का अभी का जो समाज है, इस समाज में एक पुरुष को प्रधानता दी जाती है। समाज में आज समाज में देखिए कि समाज में कभी बात करना हो, कोई कार्य करना हो तो घर से बाहर कौन जाता है? तो जाता है पुरुष। हर समाज में सामाजिक हर कार्य में सबसे आगे कौन रहता है? पुरुष। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अभी का जो समाज है ना, हमारा अभी वर्तमान का जो समाज है वो कौन सा समाज है? पितृसत्तात्मक। इसमें पुरुषों की प्रधानता दी जाती है, इसलिए जगह जगह पे अगर मूर्ति देखिएगा तो पुरुषों की ज्यादा मिल जाएंगी, जगह जगह पे अगर भवनों पे नाम देखिएगा तो पुरुषों की ज्यादा मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि जिस चीज की प्रधानता होती है समाज में उसका साक्ष्य बहुत ज्यादा मिलता है। और उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में जब साक्ष्य खोजे जा रहे थे ना, तो वहां से महिलाओं की मूर्ति यानी स्त्रियों की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली है। इसलिए इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया ना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समाज का जो स्वरूप था वह स्वरूप था मातृसत्तात्मक। समझ में आ रही है? यानी उस समय स्त्रियों की भूमिका समाज में बहुत ज्यादा होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मातृसत्तात्मक। यानी हड़प्पा सभ्यता के समाज का स्वरूप था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपके क्या है? सही आंसर। समझ में आ रही है मेरे साथियों? चलिए समय ना गवाते हुए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पावासी माप तौल के लिए किस अंक के गुणांक का प्रयोग करते थे? समझ में आ रही है? माप तौल, जैसे मान लीजिए आजकल हम लोग बटखारे का उपयोग करते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ऐसे हम लोग बटखारे का उपयोग करते हैं ना, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पावासी यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग माप तौल के लिए किस अंक के गुणांक का उपयोग करते थे? तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अंक के गुणांक का उपयोग करते थे। समझ में आ रही है? जैसे 16, अब मान लीजिए किसी चीज को आपको 16 किलो में लेना है, ले लीजिए। समझ में आ रही है? फिर इसका आधा कर लीजिए, हाफ कर लीजिएगा, तो इसका हाफ करिएगा तो 8 kg, फिर उससे ज्यादा करिएगा तो कितना आ जाएगा? 32 kg। तो इस तरीके से ये लोग हड़प्पावासी जब किसी वस्तु के माप तोल करते थे ना तो उसके लिए 16 अंक के गुणांकों का ही उपयोग करते थे। 16 में जो गुणा में करने पे जो आ जाए ना, इसी के गुणांक का ही उपयोग किया करते थे किसी वस्तु के माप तोल के लिए। समझ में आई? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पावासी माप तोल के लिए किस अंक के गुणांक का उपयोग करते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्र की सभ्यता में, यानी मिस्र की सभ्यता में मलवा, ये क्वेश्चन यहाँ जो शब्द है ना ये गलत हो गया। मेलुहा होता है। क्या होता है मेरे साथियों? मेलुहा। माफ करिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये छूट गया है, तो इसका मेलुहा होता है। ठीक है, मेलुहा। समझ में आ रही है? कहता है क्वेश्चन कहता है ना कि मिस्र की सभ्यता में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेलुहा किससे कहा गया है? तो ये आपका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है सिंधुवासी को, मिस्रवासी को, चीनियों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाता है सिंधुवासी को।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, इन लोगों को, ये जो मिस्र वाले लोग थे, ये लोग कहते थे मेलुहा। क्या कहते थे? मेलुहा, मेलुहा कहते थे। समझ में आ रही है ना? तो हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों को या हड़प्पा वासी को या सिंधु वासी को मिस्र के सभ्यता वाले लोग जो थे ना, वो क्या कहते थे? मेलुहा। समझ में आ रही? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिंधुवासी। यानी मिस्र की सभ्यता में मेलुहा किसे कहा जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधुवासी को। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कब की सभ्यता थी? तो ये ऑप्शन दिए गए कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों देखिए, ये जो है ना कांस्य युग में उस समय को कहा जाता है जब कांसे का उपयोग किया जाना प्रारंभ हुआ था। यानी मानव के द्वारा जब कांसे का उपयोग किया जाना प्रारंभ हुआ ना, उस समय को कहा जाता है कांस्य युग। समझ आ रही है? और मानव के द्वारा जब लोहे का उपयोग किया जाना प्रारंभ हुआ ना, तब उस एज को कहा जाता है या उस युग को कहा जाता है लौह युग। समझ में आ रही है? और जब मानव के द्वारा पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था ना, यानी अपने औजार या हथियार बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जा रहा था ना, तो उस समय कहा जाता था पाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस युग के था? तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से था कांस्य युग का। समझ में आ रही है? कांस्य युग का, यानी जब कांसे का उपयोग मानव अपने व्यवहार में लाना स्टार्ट किया था ना, उस समय की सभ्यता थी कौन? हड़प्पा सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग। यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? यानी पुरातात्विक रूप से जो हम भी उत्खनन करते हैं ना, पुरातात्विक उत्खनन करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा वस्तु प्राप्त हुई है, जिससे हम लोग उस समय के इतिहास के बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो पुरावस्तु प्राप्त हुई है, वो पुरावस्तु क्या है? इसलिए यह उसको इस तरीके से पूछ दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो ये जो आंसर हो जाएगा ना इसका, वो आंसर हो जाएगा मुहर। समझ आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मुहर बहुत ज्यादा मिला है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में क्या मिला है? मुहर। अब इन मुहरों के माध्यम से हम उस सभ्यता के इतिहास, उसका क्षेत्रफल, उसके एरिया कहाँ कहाँ पे, यानी जहाँ जहाँ पे मुहर मिलता है ना, वहाँ पे मान लेते हैं कि उस सभ्यता का विस्तार यहाँ तक था या उसका प्रभाव यहाँ तक था। तो उस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी जाती है ना, वो क्या है? मुहर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? मुहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु तो उपयोग करते थे, धातु का उपयोग कर रहे थे, लेकिन वो लोग किस धातु के बारे में जानते ही नहीं थे। तो ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। इनमें से किस धातु के बारे में लोग जानते ही नहीं थे? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो लोहा। समझ आ रही है? अच्छा, आपको इसके बारे में जब बताया गया, कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन देखे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो हम क्या बोला था? कांस्य युग। कांस्य युग, यही ना पढ़ा था, यही ना इसका आंसर पढ़ा था। तो कांस्य युग यानी ये लोग कांसे का उपयोग करते थे। उस समय ऑप्शन में लौह युग भी था, लेकिन लौह युग आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि लोहा का उपयोग नहीं होता था। तो हड़प्पा वासी जो थे लोग ना, या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, ये लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, बाकी इन सब के बारे में जानते थे। तो जो लोहा के बारे में नहीं जानते थे ना, इसलिए कहा जाता है कि ये लौह युग की सभ्यता नहीं थी। इस समय मनुष्य लोहा के बारे में कुछ नहीं जानता था। समझ आ रही है? जब जानना लोहा का स्टार्ट किया ना, तो वो आ गया लौह युग। और लौह युग के आने के से क्या हुआ जानते हैं? बड़े बड़े हथियार, बढ़िया बढ़िया हथियार लोहे के बनाए जाने लगे। और तब उदय हुआ था जनपदों का। जनपद जो सेकंड चैप्टर, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जनपद के बारे में। तो वहां पे धातु युग, उसको धातु युग माना जाता है, ये लौह युग माना जाता है। उस समय लोहे के उपयोग से बड़े बड़े साम्राज्य खड़े होने लगे, अस्त्र शस्त्र बनाए गए, सेना मजबूत हुई, तो बड़े बड़े क्षेत्रों को जीत करके अपने कब्जा में ला करके बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण होने की प्रक्रिया उस टाइम से स्टार्ट हुई थी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। समझ में आ रही है? लेकिन ये उससे पहले की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता उससे पहले की सभ्यता है, जो इस समय में ना जो लोग रहते थे वो लोहा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। समझ में आ रही है? तो हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। समझ में आई? मेरे साथ एकदम बढ़िया से याद करते रहिएगा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया, एकदम मजबूती से याद करिए कि आपका बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी।
बस ऐसे ही वीडियो के लिए मतलब हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है मेरे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। हल जिससे हम लोग खेत जोते हैं ना, ये ट्रैक्टर वाला हल नहीं, उस टाइम ट्रैक्टर का जमाना नहीं था, उस टाइम में क्या चीज का जमाना था, तो बैल का, पाड़ा, भैंस का जो बच्चा होता है ना पाड़ा, ये पाड़ा से खेत जोता जाता था, बैल से खेत जोता था। तो जो बैल से खेत जोताता था ना पहले, उस बैलवा से खेतवा जोतने के लिए हम लोग लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। अब हारवा लोहा का होता था मालूम है, लेकिन क्या है कि लकड़िया जो होता था ना, हारवा जो होता था पूरा कोची का होता था, लकड़ी का। तो देखिए ये जो चीज हम लोग जानते हैं ना हल के बारे में लकड़ी के, ये सिंधु घाटी की सभ्यता में भी प्रयोग में आता था। इस बात के साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा कालीबंगा। समझ में आ रही है, कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा से। समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो नाम सुने हैं ना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा नगर था, विकसित नगर था मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो जो शब्द है ना, ये शब्दवा मोहनजोदड़ो, ये किस भाषा का शब्द है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए तो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंधी। समझ में आ रही है, इस या मोहनजोदड़ो है किस भाषा का शब्द है, सिंधी। अच्छा एक चीज और इसमें पूछता है, आप लोग यहीं पे थोड़ा सा जान लीजिएगा एक्स्ट्रा में, कि जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। समझ में आ रही है, मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। समझ में आ रही है। और यह मोहनजोदड़ो शब्द किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। समझ में आ रही है मेरे साथियों, बोलिए समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। अब देखिए जैसे अभी के समय में भी बहुत सारे देवी देवताएं हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया करते थे। उस टाइम में सिंधु घाटी में भी देवी देवताएं हुआ करते थे, मातृ देवी भी हुआ करती थी। लेकिन उस समय में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के सबसे प्रमुख देवता जिनको सबसे ज्यादा पूजा अर्चना किया जाता था वो कौन थे। समझ में आ रही है, तो कौन थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पशुपति शिव, पशुपतिनाथ भी कह सकते हैं। तो उस समय का यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन थे, पशुपति शिव या पशुपतिनाथ। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी। समझ में आ रही है, यानी देखिए हड़प्पा सभ्यता के जब समय था ना, जब हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था उस समय और भी सभ्यताएं थी, लेकिन उनमें से किस सभ्यता के समकालीन यह हड़प्पा सभ्यता नहीं थी। समझ में आ रही है। तो देखिए इनमें ऑप्शन दिया है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये और बिंदु इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़े हैं, बताया गया है मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में उस समय ये व्यापार किया करता था कौन, हड़प्पा सभ्यता। समझ आ रही है, हड़प्पा वासी मिस्र के साथ मेसोपोटामिया, ये उस एरिया में जितने सारे सभ्यता बसे थे उन सबके साथ ये लोग व्यापार करते थे, जिसकी वजह से इन लोगों को मेलुहा कहा जाता था उधर। समझ में आ रही है। तो इस समय एक यही सभ्यता है ना जो चीन की सभ्यता, ये सभ्यता मेसोपोटामिया सॉरी ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समझ आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि चीन की सभ्यता। क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है
कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। समझ में आ रही है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किए थे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, ये 2-3 बार बता चुके। बोलिए कौन है, बोलिए बोलिए। तो बोलिए इसका ऑप्शन क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोतड़ो। समझ में आ रही है। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बोलिए। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। समझ में आ रही है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। समझ में आई। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, किस प्रकार का प्रशासन था ये पूछ रहा है। समझ में आ रही है। यानी हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था लागू थी, किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती थी। तो इसका जो ऑप्शन है ना, ये नगर पालिका के जैसा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्या, नगर पालिका के जैसा। यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो नगर पालिका के जैसा। जैसे अभी के समय नगर पालिका प्रशासकीय व्यवस्था चलाती है ना, उसी तरीके से उस टाइम में हड़प्पा सभ्यता में नगर पालिका के जैसे शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती थी। समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। समझ में आ रही है। घोड़े के हड्डी, अब जैसे देखिए घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिल रहा है ना, इससे हमें इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि लोग घोड़ा का पालन किया करते थे, ये घोड़ा के बारे में लोग जानते थे, उसको रखते थे अपने यहाँ, तभी ना उस चीज के बारे में या उस चीज का साक्ष्य मिल गया इन लोगों के घर के आसपास। समझ में आ रही है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। समझ में आ रही है। तो इसको क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वह हो जाएगा सुरकोतड़ा। समझ में आ रही है, कहाँ पे, सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी क्वेश्चन करे कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुरकोतड़ा। समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ, अज्ञात है इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन है आपका पहला बाएं से दाएं के तरफ, दूसरा ऑप्शन है दाएं से बाएं के तरफ, और तीसरा ऑप्शन है अज्ञात और इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बतलाइए। तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के जो लिपि लिखी जाती थी वो किस तरफ से लिखी जाती थी। आप लोगों को जब सब्जेक्टिव क्लास कराया गया है, ऑफलाइन क्लास कराया गया है, उस क्लास में पूरा बढ़िया से बतलाया गया है इन सारे चीजों के बारे में। तो बतलाइए कौन किस तरफ से लिखी जाती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दाएं से बाएं के तरफ। समझ में आई। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ना, वो किधर से किधर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं के तरफ। समझ आ रही है। भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी चित्रों के माध्यम से व्यक्ति के भावों को, विचारों को बतलाने का प्रयास किया जा रहा था, और ये किधर से किधर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है समझिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि में अक्षरों की संख्या कितनी थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था लिखने के लिए, उसमें अक्षरों की संख्या कितनी थी, तो अक्षरों की संख्या थी लगभग 400। समझ में आ रही है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का उपयोग किया जाता था लिखने के लिए, उनमें अक्षरों की संख्या कितनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 400। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है, सही आंसर है। समझ में आ रही है मेरे साथियों। एकदम बोलते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, आप जाके देख लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन पेपर में जाके देखिएगा, ये ब्रिलियंट का हो, टारगेट का हो, ये किसी भी प्रकाशन के गाइड में जाके देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। हालांकि इस क्वेश्चन को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो आंसर हो जाएगा इसका तांबा। समझ में आ रही है। तो हड़प्पा सभ्यता में
या मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका सही आंसर है। समझ में आई मेरे साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? था भी कर लीजिए। मतलब कह रहा है कि सोर्तुघई, ये जो सोर्तुघई नामक क्षेत्र है ना, सोर्तुघई, ये सोर्तुघई नामक क्षेत्र हड़प्पा में या हड़प्पा सभ्यता में कहाँ स्थित था? समझ में आ रही है? तो ये ऑप्शन आपका दिया गया है पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। समझ में आ रही है? यानी सोर्तुघई नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ पे स्थित था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्ण किस धातु का बना था? समझ में आ रही है? कह रहा है पर्ण किस धातु का सिक्का था। तो जो पर्ण है ना, पर्ण एक प्रकार का सिक्का था और ये किस धातु का बना था? तो आंसर हो जाएगा चांदी का। समझ में आ रही है? तो पर्ण किस धातु का सिक्का था? तो आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का। समझ में आई मेरे साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी और वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? समझ में आ रही है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सब्जेक्टिव में सब चीज पढ़ाया गया है, ऑफलाइन क्लास में इन सारे चीजों को कराया गया है, बतलाया गया है। समझ में आ रही है? आप बतलाइए, ऑनलाइन वाले आप लोग सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर जो है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो से। समझ में आ रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या थी? ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताओं में बहुत सारी चीजों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? समझ में आ रही है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन दिया गया है मूर्ति निर्माण कला, भवन निर्माण कला, नगर नियोजन प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा आपका? बतलाइए। तो अगर इनमें से सभी होगा तो हो सकता है कि सब सही है, लेकिन ऑप्शन इनमें से सभी तो है नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। आप बताइए आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों देखिए इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, नगर नियोजन प्रणाली। आप बताइए। अब हम आपको जब पढ़ाए थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो बतलाए थे वहां के नगर नियोजन प्रणाली के बारे में पढ़ाए थे, नगर नियोजन प्रणाली। अब यहाँ पे जो नगर बसाए गए थे ना, एक सोची समझी प्लानिंग के साथ सारी की सारी नगरें बसाई गई थी। आपको बताए थे हम कि जब नगर कहीं पे बसाना था ना तो पहले क्या बनाया जाता था? पहले बनाया जाता था रोड। पहले क्या बनाया जाता था? रोड। समझ में आ रही है? अब जैसे मान लीजिए कि पहले जब रोड बनाया जाता था ना कि एक ऐसे मान लीजिए कि आपका ये क्या हो गया? रोड हो गया। ठीक है, ये रोड हो गया। अब इस रोड को कुछ ऐसे बनाया जाता था ना कि ये हर एक रोड एक चौकोर पर एक दूसरे के काटती थी या एक समकोण पर एक दूसरे के काटती थी। अब ऐसे समझिए, ये हो गया आपका अन्य रोड। ठीक है, यहाँ से अन्य रोड हो गया, यहाँ से अन्य रोड हो गया, ये आगे की तरफ चला जाएगा, ये आगे की तरफ चला जाएगा, ये भी आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ। समझ में आ रही है? अब ये जो हो गया ना वर्गाकार क्षेत्र हो गया। समझ में आ रही है? और इसी में यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ 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 ऐसे बनाए जाते थे। समझ आ रही है? एकदम सुनियोजित तरीके से कहाँ कहाँ से रोड बनाना है, कहाँ कहाँ से घर बनाना है, इन सारे चीजों की व्यवस्थाएं पहले से की जाती थी। समझ में आ रही है? और उसके बाद जाकर के घर, यानी पहले क्या बना दिया जाता था? रोड, और उसके बाद वहां पे घर बनाए जाते थे। अब इसके बाद क्या होता था कि घरों से में जो जल का उपयोग होता था ना उसके लिए कुआं बनाए जाते थे।
क्या बनाए जाते थे? कुआं। और कुओं का जो जल होता था ना, जैसे आप घर में जो जल का उपयोग करते थे, तो मान लीजिए कि ये सड़क है और इस सड़क, ये मुख्य सड़क हो गया, और इसके बगल से एक निकलता था उप सड़क, जिस सड़क के किनारे आपका घर बसा हुआ है, और ये सड़क भी जाकर कहीं पे मिलता था, कहाँ से? मुख्य सड़क से। फिर ये भी आके मिलता था मुख्य सड़क से, और ये भी आगे तरफ चला जाता था। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मान लीजिए कि घर था, तो इसमें जल का उपयोग होता था। जल एक छोटी नालियों से निकलता था, और छोटी नाली निकल के जाता था कहाँ? ये सड़क पे, और ये सड़क के किनारे किनारे, फिर यहाँ से इस सड़क किनारे किनारे जाता था। और ये जो बड़ी नाली है ना, ये सॉरी मुख्य रोड है ना, इस मुख्य रोड के पास ही क्या होता था? एक नाली होती थी, एक नाली होती थी जहां से जल को नगर के बाहर लेके जाया जाता था। समझ आ रही है? तो ये जो अन्य नालियां थी ना, जैसे मान लीजिए कि ये नाली है, आपके घर में से निकल रही है और गली के नली में जाके मिल जा रही है, और यहाँ से जाके मुख्य सड़क जो है ना, वहां के मुख्य नली से जाके मिल जा रही है, और यहाँ से फिर ये जल निकल कहाँ चली जाती है? नगर के बाहर। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो नगर बसाए गए थे, एकदम भव्य नगर बसाए गए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी ना, वो विशेषता क्या थी? वहां के नगर नियोजन प्रणाली। समझ में आ रही है? वहां के नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। समझ में आ रही है मेरे साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन है नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, भवन संग्रह सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। इनमें से कौन सी बतलाइए? तो इनमें से कौन थी? तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगरीय सभ्यता। देखिए उस समय में जब हड़प्पा सभ्यता था, तो इसको छोड़ करके, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ करके और कोई सभ्यता ऐसी नहीं थी जहां पे नगरीकरण का प्रमाण मिले। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण का प्रमाण बड़े स्तर पे मिले हैं, व्यापक स्तर पे मिला है, जिसकी वजह से माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। समझ में आई? तो आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? समझ में आ रही है? क्वेश्चन है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ, यानी संघ यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये होता है संघ। ठीक है, संघ। मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करते वक्त, थोड़ा सा हो जाता है, तो उसके लिए माफ करिएगा। तो ये क्या होता है? शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? समझ में आ रही है? तो ऑप्शन आपका दिया है श्रेणी, सार्थवाक और सेठी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा श्रेणी। समझ में आ रही है? यानी शिल्पियों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित था? सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि मेसोपोटामिया के सभ्यता में मेलुहा किसे कहा गया है? मेलुहा किसे कहा गया है? तो इसे क्या हो जाएगा आंसर? हड़प्पाई क्षेत्र को। समझ में आ रही है? किसे कहा गया है? तो हड़प्पाई क्षेत्र को। उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में मेलुहा किसे कहा, तो वहां पे ऑप्शन क्या था? सिंधुवासी को। तो सिंधुवासी को कहे, या हड़प्पा वासी को कहे, या हड़प्पा क्षेत्र को कहे, या सिंधु क्षेत्र को कहे, बात क्या है? सेम है। तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दो बार क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्वेश्चन क्या है? सेम है, और बस तरीका बदल दिया गया, ऑप्शन का भी तरीका क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? हड़प्पाई क्षेत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होता था, क्या कहाँ मिला था? समझ में आ रही है? जैसे फयांस से बना एक लघु पात्र होता था। ये पात्र जो है ना, अनुमान लगाया जाता है कि ये सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। समझ में आ रही है? सुगंधित द्रव्यों मतलब जो सेंट वगैरह, इत्र वगैरह, ये खुशबू वाले चीज हो गया ना, वो सारे चीज, उन सबके पात्र के रूप में जिसे उपयोग में लाया जाता था, वह कहाँ पे मिला था? वह कहाँ पे मिला था?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों जगहों पर मिला था, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों जगहों पर यह सुगंधित द्रव्यों के पात्र मिला हुआ था। कहाँ? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? समझ आ रही है? सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था, या ऐसे कहता है होता था। ठीक है, क्या कहता है? होता था। समझ आ रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था या होता था? तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान से तांबा प्राप्त होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन में कह रहा है घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर बताइए। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा होता है ऐसे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोतड़ा। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के मुहरों, यानी कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के मुहरें किस चीज से बनी थी? समझ में आ रही है? हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर थे ना, वो मोहर क्या चीज से बनी थी? तो ऑप्शन में लोहा, तांबा, कांसा, सेल खड़ी, तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। समझ में आ रही है? हड़प्पा सभ्यता में मोहर क्या चीज से बना था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल खड़ी। समझ में आ रही है मेरे साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल, क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यानी हड़प्पा सभ्यता में ना एक ऐसा स्थल था जहां पर एक ऐसा मूर्ति मिला था ना, जिस मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ उत्कीर्ण किया गया था। समझ में आ रही है? जैसे एक मूर्ति हो, उस मूर्ति को स्त्री के रूप में बनाया गया है, यानी स्त्री का मूर्ति हो, और उस स्त्री के मूर्ति के गर्भ से ना एक छोटा सा पौधा निकलता हुआ बनाया गया है। तो यह जो मूर्ति है ना, ये कहाँ से मिलती थी? यानी ये मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिली थी? ऑप्शन है बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इनमें से कहाँ से मिली थी? तो आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा नामक जो नगर था ना, इस नगर से एक ऐसे स्त्री के मूर्ति मिला था जिसके गर्भ से एक पौधा को निकलता हुआ दिखलाया गया था। समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा, यानी हड़प्पा से वो स्त्री की मूर्ति मिला हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, उस समय वो लोग भी सूती के वस्त्र का उपयोग किया करते थे। समझ में आ रही है ना? सूती के वस्त्र का उपयोग किया करते थे कौन? सिंधु घाटी के लोग, यानी सिंधु सभ्यता के लोग। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है ना कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो आपका ऑप्शन है कालीबंगा, रंगपुर, कांगेडोर और मोहनजोदड़ो। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से सूती के कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है? समझ में आ रही है? देखिए, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? आपको हम इससे पहले नगर नियोजन की प्रणाली के बारे में बता रहे थे, तो बताए थे ना कि समुचित व्यवस्था हर चीज के लिए बढ़िया से किया था। रोड हो, घर हो, सड़क, ये नाली के पानी हो, पानी को गांव से शहर से बाहर निकालने की व्यवस्था हो, हर चीज की व्यवस्था एकदम बढ़िया से की गई थी। तो दुनिया में पहली जो ऐसी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर पानी को निकालने की, यानी गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने की एक अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा किसी अन्य सभ्यता में ऐसी व्यवस्थाओं का अभाव था।
समझ में आ रही है। एक पहला ऐसा सिंधु घाटी ही सभ्यता ऐसा था जहां पे गंदे पानी को नगर से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित या समुचित व्यवस्था की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आई मेरे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। माफ करिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन आदमी भूल जाता है। पिछला क्वेश्चन कुछ और समय में तैयार किए थे, उसके बाद वाला क्वेश्चन कुछ और समय में तैयार किया ना, तो हम पिछला वाला क्वेश्चन को देखे नहीं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन डाला है, इससे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए माफ करिएगा और आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो बताइए कहाँ से मिली थी। आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर है मोहनजोदड़ो। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। समझ में आ रही है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। समझ में आ रही है। जैसे हम उस टाइम में एक क्वेश्चन पढ़े थे कि निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, पढ़े थे ना, पढ़े थे। तो उसमें हम बतलाए थे, इन सारे सभ्यताओं के नाम लिए थे। लेकिन अब मान लीजिए कि इसमें देखिए इन सारे सभ्यता नहीं, ये जगह का नाम है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेसोपोटामिया में थी, ईरान की सभ्यता, अफगान में वही। तो मान लीजिए देखिए अफगान तो सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया का ही था। समझ में आ रही है। चीन अलग था, तो चीन जो था ना वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था। बताइए जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समय में था ही नहीं, उससे हमारा व्यापार किससे होगा, नहीं होगा। तो इसमें से जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। यानी सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, चीन। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी चीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। समझ आ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। बाग नहीं समझिएगा, बाग है, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा स्थल यानी एक कौन सा स्थल था जिसे सिंधु घाटी का या सिंध का बाग के रूप में जाना जाता है। समझ में आ रही है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो आंसर हो जाएगा आपका ए, मोहनजोदड़ो। समझ में आ रही है। आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र में यानी किस नगर में या किस स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, तो इसका ऑप्शन है लोथल, सुतकोटड़ा, राखीगढ़ी, बनावली। इनमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें शवदान की कई प्रक्रियाएं होती है, जैसे जलाना, नदी में प्रवाहित कर देना, शवों को दक्षिण की तरफ मुंह करके सर करके दफना देना, और उसके जले हुए राख को मटके में भर करके दबा देना। कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती थी शवों के दफनाने के लिए या उसके अंतिम संस्कार के लिए। समझ आ रही है। तो इसमें जो है ना, इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, लोथल। समझ आ रही। तो लोथल नामक एक ऐसा जगह था ना जहाँ पे महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। समझ आ रही है। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, लोथल। समझ में आ रही है। आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थल से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। समझ में आ रही है। जैसे अभी हम लोग शतरंज के खेल खेलते हैं ना, तो हड़प्पा सभ्यता में भी शतरंज के खेल खेले जाते थे। शतरंज नामक जो खेल होता है अभी लोग खेलते हैं, वो खेल
हड़प्पा सभ्यता में भी लोग खेलते थे। तो उस चीज का प्रमाण कहाँ से मिला है, किस स्थल से मिला है? क्वेश्चन में कह रहा है कि किस स्थल से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लोथल। समझ में आ रही है? कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। तो लोथल से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। चलिए, समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। समझ में आ रही है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो होगा साहित्य। यानी देखिए, साहित्य साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत या साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है, वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है। समझ में आ रही है? पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या कहते हैं? जो मिट्टी के अंदर से खुदाई करने पर जो जो चीजें साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती हैं, जितनी वस्तुएं प्राप्त होती है, वे सारे के सारे वस्तुएं तत्व क्या होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे सिक्का हो गया, ये पुरातात्विक साक्ष्य। अभिलेख हो गया, ये पुरातात्विक साक्ष्य। भग्नावशेष हो गया, यानी महलों के भग्नावशेष हो गया, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य। कंकाल मिल गया, वो पुरातात्विक साक्ष्य। बर्तन मिल गया, खिलौना मिल गया, वो सब के सब क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। समझ आ रही है? लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य है ना, ये साहित्य है ना, ये साहित्य पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, ये साहित्य होता है साहित्यिक साक्ष्य। समझ में आ रही है? तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साहित्य। समझ में आई? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। समझ में आ रही है? आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। ऑप्शन है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो आपका जो आंसर होगा ना, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। कारण ये है, देखिए, जब हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ साहित्यिक साक्ष्य हैं, जैसे वेद पुराण ग्रंथ वगैरह जो है ना, ये साहित्यिक साक्ष्य, उसके आधार पर भी हम पुराने समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा चीज क्या है इसमें कि विदेशी यात्रियों, जैसे वेन सांग हो गया, फाहियान हो गए, ये जो विदेशी यात्री थे ना, ये लोग भारत आए थे, तो उस समय भारत में जो यथा स्थितियां थी ना, उसके बारे में अपने ग्रंथों में या यात्रा विवरणों में इन लोगों ने लिख रखा था। तो उनके यात्रा विवरणों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। ये दूसरा हो गया। और पुरातात्विक, यानी पुरातात्विक अवशेषों से, पुरातात्विक उत्खननों से जो जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, उन सब के आधार पर, इन तीनों के आधार पर, इन तीनों से जो साक्ष्य मिलते हैं, उन सब के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? प्राचीन इतिहास का निर्माण करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के आधार पर। समझ आई? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नगर पालिका की तरह। समझ आ रही? आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका की तरह। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अनेक इतिहासकारों ने अनेक प्रकार के थ्योरियां दी है, अलग अलग थ्योरी। किसी ने कहा विदेशी आक्रमण से, किसी ने कहा प्राकृतिक आपदा कारण, और किसी ने कहा मानवीय कारण। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीजों के बारे में बतलाया कि ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, वो कारण। तो इतिहासकारों ने इन सारे चीजों को मिला जुला करके माना कि हो सकता है कि ये तीनों कारण अपने अपने स्तर पे जिम्मेवार साबित हुए होंगे, जिसके वजह से इस हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। तो इनमें से ऑप्शन जो होगा आपको क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। समझ में आ रही है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो उपरोक्त सभी। समझ में आ रही है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? नगर नियोजन व वास्तुकला। समझ में आ रही है? नगर नियोजन व वास्तुकला हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। समझ में आ गई चीजें? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किनकी उपासना करते थे?
समझ में आ रही है? तो ऑप्शन है विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। इनमें से आंसर कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा मातृ देवी। समझ आ रही है? महिलाओं की सम्मान बहुत ज्यादा होता था और हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना लोग बहुत बड़े स्तर पे किया करते थे। समझ आ रही है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मातृ देवी की। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी किस देवता की उपासना करते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? मातृ देवी की। समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, यानी इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, विजयनगर। समझ आ रही है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आ रही है? तो ये जो विजयनगर है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। कौन? विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। ये दक्षिण भारत में एक 1336 ईस्वी, कब? 1336 ईस्वी में रायचूर दोआब, यानी जो कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है ना, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है, उस दोआब वाले एरिया में 1336 ईस्वी में एक नगर बसाया गया था जिसका नाम रखा गया था विजयनगर। ठीक है? और उस नगर को उस साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है ना, ये विजयनगर नामक जो नगर है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं था। समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विजयनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? अन्नागार, जिसमें अनाज रखा जाता हो, उसे कहते हैं अन्नागार। समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रही है? मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। हालांकि हड़प्पा में भी इस चीज का प्रमाण मिला है, लेकिन सबसे बड़ा जो है ना, कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में। ये अन्नागार में क्या होता था? तो जो बुआई होती थी ना, इसमें से जो अनाज का उत्पादन होता था, इस अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। तो जिस घर में इसको स्टोर करके रखा जाता था ना, वो कहलाता था अन्नागार। ठीक है? सब्जेक्टिव में ऑफलाइन क्लास में इस चीज को बढ़िया से पढ़ाएं। अन्नागार क्या होता है, स्नानागार क्या होता है, कहाँ से मिले, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि पड़ किस धातु का बना सिक्का था? पड़ किस धातु का सिक्का था? आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आ रही है? तो मेरे साथियों आज इतना ही, मतलब 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस 100 क्वेश्चन जो आज करवाया गया है ना, आज इस वीडियो के माध्यम से, तो इस 100 क्वेश्चन में से अब बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इस बात को आप पूरा भरोसा करके जाइए कि ये जो 100 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से करवा दिए हैं ना, इनमें से एक भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये मान के चलिए कि नहीं जाएंगे। इसी में से क्वेश्चन भले घुमा फिरा के टेढ़ा मेरा तोड़ मरोड़ करके जे लेखन पूछने का मन करे पूछ लेगा, लेकिन इसी में से रहेगा। ये आप अगर 5 साल का मन करे, 7 साल का मन करे, 10 साल का मन करे, रिकॉर्ड जाके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही है? तो मेरे साथियों आज के लिए बस इतना ही, और आप अगले वीडियो अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी आसानी से मिले, इसके लिए आप क्या करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप बताइए कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, आपको लगे कि इसमें और कुछ सुधार करनी चाहिए, तो आप जरूर अपना विचार रखिएगा ताकि हम अगले वीडियो में वैसे सुधार करने का प्रयास करें। तो मेरे साथियों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें सहायता करिए। थैंक यू। जय हिंद।